मूसलाधार बारिश ने रमेश का सब कुछ छीन लिया था। उसका छोटा सा घर जो उसने पाई पाई जोड़कर बनाया था, पानी के तेज बहाव में बह गया था। अपनी जमीन के कागजात और बचे खुचे सामान समेटकर रमेश काम की तलाश में नए गांव की ओर निकल पड़ा। पर नए गांव में जाने से पहले उसने अपने ही गांव के सेठ हरिप्रसाद के पास अपनी जमीन के जरूरी कागजात सुरक्षित रखवा दिए। चलते चलते वो सुखनगर गांव में आ पहुंचा। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और ना ही कोई काम था। चलते चलते वो एक अमीर किसान शिवनाथ चौधरी के पास आ पहुंचा। शिवनाथ के पास बहुत बड़ी खेती की जमीन थी और वो खुद खेती का काम देखता था। सेठ जी, मैं रमेश हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। मेरा घर बाढ़ में बह गया है और अब मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। शिवनाथ चौधरी ने रमेश की दीनहीन हालत देखी। ठीक है रमेश, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो काम कर पाओगे। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं सभी काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा रमेश, तो ठीक है, कान खोल कर सुन लो। मेरे पास बहुत सारे खेत हैं और उनमें बहुत सारा काम है। तुम्हें हर रोज सुबह शाम खेतों में पानी देना होगा, खरपतवार निकालने होंगे और फसलों की देखभाल करनी होगी। अगर तुम ये काम कर लेते हो तो महीने के आखिर में तुम्हें इसके 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। तो बोलो, क्या तुम्हें ये काम मंजूर है? खेतों का इतना सारा काम आसान नहीं है। रमेश ने सोचा, अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपका ये काम कर लूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। हाँ रमेश, बोलो, क्या बात है? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपको कोई समस्या न हो तो क्या मैं आपके खेतों के पास बनी छोटी सी झोपड़ी में रह सकता हूँ? शिवनाथ चौधरी ने थोड़ी देर सोचा और रमेश को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहा, ठीक है रमेश, तुम उस झोपड़ी में रह सकते हो। जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब से रमेश खेतों में रहकर काम करने लगा। वो रोज जल्दी उठकर खेतों में पानी देता, खरपतवार निकालता और फसलों की देखभाल करता था। हर रोज रमेश अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। शिवनाथ चौधरी को भी रमेश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम सफाई से करता था। एक दिन शिवनाथ चौधरी ने रमेश को बुलाकर कहा, रमेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम खेतों का अच्छी तरह ख्याल रख रहे हो, इसीलिए फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और उपज पहले से ज्यादा हो रही है। इसीलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 300 रुपए कर रहा हूँ। सेठ जी, सच बताऊं तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। रमेश शिवनाथ चौधरी के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे रमेश के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया, जिससे उसने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। इस कुटिया में सोकर तो मिट्टी की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा, रमेश ने सोचा। तब से रमेश शिवनाथ चौधरी के खेतों में काम करने जाता और 2 वक्त का खाना खाकर अपनी कुटिया में सोने चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत गए। रमेश की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। वो सोचने लगा कि क्यों न वो अपने पुराने गांव की जमीन बेचकर यहीं सुखनगर में जमीन ले ले। इसलिए रमेश सेठ हरिप्रसाद के पास गया। राम राम सेठ जी, मैं रमेश हूँ। मैं अपनी जमीन के कागजात आपसे वापस लेने आया हूँ। मुझे अपनी जमीन वापस लेनी है। हरिप्रसाद मुस्कुराया और बोला, कौन से कागजात रमेश? मुझे तो याद नहीं कि तुमने मुझे कोई कागजात दिए थे। मेरे पास तो तुम्हारे कोई कागजात नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने आपको अपनी जमीन के कागजात दिए थे जब मैं पहली बार आपके पास आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं? कैसी बातें करते हो रमेश? मेरे पास कोई कागजात नहीं है और ना ही तुम मेरे पास कोई कागजात लेकर आए थे। लगता है तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। हरिप्रसाद ने चिल्लाकर अपने आदमियों को बुलाया और रमेश को वहां से भगा देने को कहा। रमेश बहुत दुखी हुआ और उसके शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से रमेश घाव के दर्द के कारण शिवनाथ चौधरी के पास काम के लिए नहीं जा पाया। इसलिए अगले दिन शिवनाथ चौधरी खुद रमेश के पास आ गया। उसने देखा कि रमेश खाट पर लेटा है और बहुत चिंतित नजर आ रहा है।
अरे रमेश, तुम 2 दिनों से काम पर नहीं आए, क्या हुआ है भाई? तबीयत तो ठीक है ना? कोई समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए, आप खबर भिजवा देते, मैं खुद चला आता। अरे रमेश, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत बीमार हो। वैसे क्या हुआ है तुम्हें? रमेश ने शिवनाथ चौधरी को पूरी बात बताई कि कैसे उसने अपनी जमीन के कागजात हरि प्रसाद को सौंपे थे और अब हरि प्रसाद उन्हें लौटाने से इनकार कर रहा है। सेठ जी, मैं क्या बताऊं, जिस हरि प्रसाद के पास मैंने अपनी जमीन के कागजात संभालने को दिए थे, वो अब मुझे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है और जब मैंने गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडों से मेरी पिटाई करवा दी और मुझे धक्के मार कर निकलवा दिया। अरे बाप रे, ये तो गंभीर विषय है। मैंने तो हरि प्रसाद सेठ के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना नीच इंसान है। तभी मैं सोचूं कि उसकी संपत्ति हर साल इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। हाँ सेठ जी, ये तो उसका लालच है। अब लगता नहीं कि मेरी जमीन के कागजात मुझे उससे वापस मिलेंगे और अब तो मेरी जमीन पर कुछ बचा भी नहीं है, सारी फसल भी बर्बाद हो गई। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। रमेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे जमीन के कागजात तुम्हें वापस दिला सकता हूँ और तुम्हारी जमीन के नुकसान की भरपाई भी करा सकता हूँ। शिवनाथ चौधरी ने रमेश के कान में सारी तरकीब बताई। ठीक है सेठ जी, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि ये तरकीब कामयाब हो जाए। अगले दिन शिवनाथ चौधरी बहुत सारे पैसे एक सूटकेस में भरकर खुद हरि प्रसाद के घर गया। अरे शिवनाथ चौधरी, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी हमारे घर आए। और यह हरि प्रसाद जी, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 5 लाख रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी न हो जाए। क्या आप मेरे इतने पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? मैं इस गांव में आपके सिवाय किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे शिवनाथ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। हरि प्रसाद ने मन ही मन सोचा, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ लगने वाला है। तभी वहां रमेश आ गया। अरे रमेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। रुको, मैं तुम्हारी जमीन के सारे कागजात अभी देता हूँ और तुम्हारी जमीन के नुकसान की भरपाई के लिए ये 10,000 रुपए भी ले लो। हरि प्रसाद ने रमेश के सारे कागजात और पैसे लौटा दिए। माफ करना रमेश, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उन्हें काम से निकालता हूँ। रमेश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अरे वाह, क्या बात है हरि प्रसाद जी, आप तो अपनी बातों के पक्के निकले। ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। शिवनाथ चौधरी इतना बोल ही रहा था कि तभी उसका नौकर आ गया। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है कि वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हैं हरि प्रसाद जी, व्यापारी यहीं आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इन पैसों को आपके पास रखने का कोई मतलब है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई। और हाँ, अगली बार अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं अब आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर शिवनाथ चौधरी और उसका नौकर अपने पैसे लेकर वहां से चले गए। धत्तेरी की, ये क्या हो गया? ये 5 लाख रुपए तो चले गए और जो रमेश की जमीन के कागजात हड़प लिए थे वे भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं जितनी बार आपको धन्यवाद दूं वो कम है। अगर आज आप न होते तो मेरी सारी जमा पूंजी, मेरी जमीन, मेरी फसल सब नुकसान हो जाता। उस हरि प्रसाद ने तो ठान लिया था कि मेरी जमीन हड़प लेगा। रमेश, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होता। एक समय की बात है,
सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में वीर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। किसी समय में वो बहुत धनवान था, लेकिन परिस्थितियों के कारण गरीबी ने उसे घेर लिया। परिवार में कोई नहीं था, वो अकेला रहता था और गांव वालों को ही अपना परिवार समझता था। लेकिन गांव वाले वीर का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। अरे सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया? वीर, तू बाहर क्यों निकलता है? तुझे देखकर तो मेरा दिल खराब हो गया। तू घर में रहे, तेरा चेहरा मनहूस है। अब जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होगा। अरे ऐसा क्यों कहते हो यार, मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? मेरा तो कोई परिवार नहीं है, मैं गांव वालों को ही अपना परिवार समझता हूँ। अरे हमें क्या पता नहीं, तेरे पिता इतने रईस और नेक आदमी थे, लेकिन जब से तू पैदा हुआ तब से पूरा परिवार तबाह हो गया। तू और तेरे पिता का सारा धन नष्ट हो गया। बेचारे इसी सदमे में चल बसे, इसलिए अपना चेहरा लेकर इधर मत आया कर। वीर रमेश की बातों से बहुत दुखी हो जाता और इस कारण जंगल की ओर चला जाता। दरअसल जब वीर पैदा हुआ था तब उसके घर में भयानक आग लग गई थी, जिसमें सारा धन नष्ट हो गया और उसके परिवार के लोग भी खत्म हो गए थे। इस कारण गांव वाले वीर को मनहूस और कलंकित कहते थे। वीर जब भी गांव वालों की बातों से दुखी होता, जंगल में जाके बैठ जाता। भला मेरे पैदा होने से किसी का क्या नुकसान हो सकता है? मेरे परिवार में जो कुछ हुआ वो उनका भाग्य था, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी ये गांव वाले न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। वीर सब बातें सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसने देखा कि एक गधा भागते हुए उसकी ओर आ रहा था, मानो वो किसी से अपनी जान बचा रहा हो। अरे इस बेचारे गधे को क्या हो गया? क्या तुम्हें जंगल का कोई जानवर परेशान कर रहा है? तुम चिंता मत करो, मेरे पास रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वीर ने बड़े प्यार से उस गधे को अपने पास रखा। इतने में एक शेर उनकी ओर भागता हुआ आया। वीर ने झट से गधे को पेड़ के पीछे छुपा दिया। वीर समझ चुका था कि जरूर ये शेर गधे को परेशान कर रहा है। अरे मनुष्य, क्या तुमने इधर से किसी गधे को भागते हुए देखा है? मुझे जल्दी बताओ, वो मेरा शिकार है। आज मैं उस दुष्ट को खत्म करके रहूंगा और उसका ताजा मांस खाऊंगा। नहीं जंगल के राजा, मैंने तो किसी गधे को नहीं देखा। इस ओर तो गांव का रास्ता है, आपको उस तरफ जाना चाहिए। जरूर वो गधा अपनी जान बचाने के लिए उधर गया होगा। वीर शेर को बहलाकर भगा देता है। वो गधे को अपने घर ले आता है और उसकी सेवा करता है। वीर ने उसका नाम मंगल रखा। वीर की देखभाल से मंगल कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ले मंगल, खाना खा ले। तू बिल्कुल डर मत, यहाँ तुझे कोई तंग नहीं करेगा। मेरे पास जो कुछ भी है आज से वो हम दोनों का है। हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। आज से तू मेरा अनमोल साथी है। हाँ बिल्कुल मालिक, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। कोई भी मुसीबत पड़े तो मैं आपका साथ दूंगा। मैं भी आपका उतना ही ध्यान रखूंगा जितना आप मेरा रखते हैं। एक दिन वीर बहुत परेशान दिखाई दे रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। काम नहीं दे सकते? क्या मतलब? क्या मैं इस गांव का हिस्सा नहीं हूँ? अरे काम ही तो मांग रहा हूँ, भीख थोड़ी ही मांग रहा हूँ। आखिर इस गांव के लोगों का व्यवहार मेरे लिए कब बदलेगा? अब मेरे ऊपर मंगल की जिम्मेदारी है। मैं तो भूखा सो जाऊंगा, उसे क्या खिलाऊंगा? मंगल वीर की बातें सुनकर समझ जाता है कि गांव वालों ने वीर को फिर से कोई काम नहीं दिया। वो खुद वीर की मदद करने की सोचता है। वो एक व्यापारी के पास जाता है। व्यापारी जी, मुझे थोड़े से अनाज की जरूरत है। बदले में आप जो काम कहेंगे मैं कर दूंगा। बोलिए, क्या आप मुझे अनाज दे सकते हैं? मैं काफी समय से भूखा हूँ, लेकिन मैं कोई भीख नहीं मांग रहा। काम के बदले आप जो भी देंगे मुझे मंजूर होगा। हाँ, तुम्हें खट्टे खट्टे गधे लगते हो। ऐसा करो, अनाज की बोरियों को मेरे घर तक पहुंचाने में मदद करो। मैं इन्हें तुम्हारी पीठ पर लाद देता हूँ, बदले में मैं तुम्हें अनाज दूंगा। बोलो, मंजूर है? मंगल व्यापारी का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अनाज की बोरियों को व्यापारी के घर तक पहुंचाने में पूरी मदद करता है। व्यापारी उसके काम से खुश होकर उसे अनाज देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। जब भी कोई काम हो मुझे बुला लीजिएगा, मैं रोज आपका काम कर दूंगा। बदले में आप मुझे खाने पीने की चीजें दे देना। मंगल खुशी खुशी घर जाता है और अनाज को चुपके से वीर के घर में रख देता है। अरे ये अनाज कहाँ से आया? इन्हें मैं तो नहीं लाया। कहीं किसी ने गलती से तो नहीं रख दिया? लेकिन भला मेरे घर में कौन गलती से अनाज रख सकता है? शायद ये ईश्वर की कृपा होगी। वीर खुशी खुशी भोजन बनाता है।
और अपना और मंगल का पेट भरता है। मंगल गांव में कई लोगों के काम करता और बदले में खाने पीने की चीजें लाकर घर में रख देता। वीर ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि बार बार उसके घर में खाने पीने की चीजें आ रही हैं, तब उसे संदेह होने लगा। नहीं, ये कोई आम बात नहीं। बार बार कौन मेरे घर में अनाज और खाने पीने की चीजें लाकर रख रहा है? कहीं ये मंगल तो नहीं? लेकिन मंगल तो साधारण गधा है, भला वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे मंगल पर नजर रखनी चाहिए। एक दिन मंगल अनाज लेकर घर आया। तब वीर को लगा कि जरूर मंगल ने कहीं से चोरी की है। अच्छा, तो तू है वो जो चोरी का सामान घर में लाता है और सोचता है कि मैं खुश हो जाऊंगा? दुष्ट कहीं का, मैं तुझे अपना बेटा समझता था, पर तू लोगों के घरों से चोरियां करता है। नहीं मालिक, मैं कोई चोर नहीं, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूँ। वीर मंगल की कोई बात नहीं सुनता और उसे चोर समझकर खूब पीटता है। गांव के कुछ लोग वीर को मंगल के खिलाफ भड़काने लगते हैं। बुरा मत मानना, सुना है तुम जो गधा जंगल से पकड़कर लाए हो वो लोगों के घरों में चोरी कर रहा है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें साथी मिल गया, पर वो तो तुम्हारी तरह इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। इन जानवरों का कोई भरोसा नहीं, मेरी मानो तो उसे जंगल में छोड़ दो। वीर को रमेश की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो फैसला करता है कि वो मंगल को फिर से जंगल में छोड़ देगा। अब मैं तुझे साथ नहीं रख सकता, तूने पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करवाई है। अब अगर मैं तुझे 1 मिनट के लिए भी अपने घर में रखूंगा तो मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे वहीं छोड़कर आऊंगा जहां से तुझे लाया था। मालिक, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इन गांव वालों की बात पर विश्वास है। इन्होंने आपका कभी साथ नहीं दिया, पर मैं तो आपका साथी हूँ। आपको मेरी बात एक बार सुननी चाहिए। वीर मंगल की कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में उसे जंगल में उसी जगह पर छोड़ आता है जहां से वो उसे लाया था। मंगल के जाने के बाद वीर बहुत दुखी और बीमार रहने लगता है। उधर 2 चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन तभी सैनिकों की नजर उन पर पड़ जाती है। देखो, वो दोनों चोर हैं, हमें उन्हें हर हाल में पकड़ना होगा। उन्होंने पूरे गांव का जीना हराम कर दिया है, आज वो बचने नहीं चाहिए। दौड़ो, पकड़ो उन्हें। भागो भागो, अगर राजा के सैनिकों ने हमें पकड़ लिया तो हम दोबारा चोरी करने लायक नहीं रह जाएंगे। ये तरकीब अच्छी है, अब सैनिकों का ध्यान भटक जाएगा, कम से कम हमारे पीछे तो नहीं भागेंगे। हाँ, जान बची तो लाखों पाए, जान सलामत रहेगी तो फिर से चोरी कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। अब सैनिक हमारे पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने रास्ते में कुछ गहने गिराते हुए उस आदमी के घर में सब कुछ छिपा दिया है। अब लोगों को लगेगा कि वही चोर है। राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ गहने गिरे हुए हैं। जब उन्होंने गहनों का पीछा किया तो वो एक घर के सामने पहुंचे। उन्होंने घर के अंदर तलाशी शुरू कर दी। दरअसल ये घर किसी और का नहीं बल्कि वीर का था। अरे, आप लोग कौन हैं और अचानक मेरे घर में क्यों आ गए? इस तरह मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? मैं तो कई दिनों से बीमार पड़ा हूँ। एक काम करते हैं, इसे पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। राजा इसे चोर समझकर दंड देंगे। असली चोर तो भाग गए, अब उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, बात तो ठीक कह रहा है। वैसे भी चोरी किए हुए गहने इसके घर से बरामद हुए हैं, इसका मतलब यही चोर है। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, तुमने राजा के खजाने से चोरी की है, चलो हमारे साथ। वीर को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वीर कुछ समझ नहीं पाता कि अचानक उसके साथ ये क्या हो गया। वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता चोरी किए हुए गहने मेरे घर में कैसे आए, मैं सच कह रहा हूँ। महाराज, ये देखिए, चोरी का सारा सामान इसके घर से बरामद हुआ है, जरूर इसी ने चोरी की है, इसीलिए हम इसे पकड़कर आपके सामने लाए हैं। अब आप ही इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राजा वीर को कारागार में डाल देते हैं और 15 दिन बाद उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। गांव में हर तरफ वीर के बारे में बातें हो रही थीं। अरे सुना तुमने, वीर को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए हैं। बेचारे की किस्मत ही खराब है। मुझे तो नहीं लगता वो चोरी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके घर से सामान बरामद हुआ है, ऐसे में सबका शक उसी पर है। अरे क्या बताऊं, गरीब था, सोचा होगा चोरी करके अपनी गरीबी दूर कर ले,
लेकिन बेचारा पहले ही प्रयास में पकड़ा गया। सुना है राजा ने 15 दिन बाद उसे फांसी देने की सजा सुनाई है। अब तो उसे कोई नहीं बचा सकता, उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। ये खबर तेजी से फैल चुकी थी कि वीर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दिन जब मंगल बड़े मजे से एक खेत में फल खा रहा था, तभी उसे 2 लोगों की बातें सुनाई पड़ी। हाँ भैया, अब तो किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। जी वीर पर कोई शक नहीं कर सकता। अब उसकी फांसी के दिन नजदीक आ गए हैं। बेचारा ऐसी चोरी के आरोप में फंसा कि अब उसे कोई बचाने वाला भी नहीं है। मंगल को जब पता चला कि वीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो वीर पर लगे आरोप को हटा कर रहेगा। एक दिन जंगल में मंगल का मन नहीं लग रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अरे कौन है जो आधी रात को सभा कर रहा है? चैन से सोने नहीं देते ये लोग। मनुष्य को चैन नहीं और गांव और शहर में भरे हुए हैं, अब जंगल में भी किसी को चैन से नहीं जीने देंगे। बड़बड़ाता हुआ मंगल खड़ा हुआ और पेड़ के पास देखता है तो वहां कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक, उनका मुखिया, कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार बहुत बड़ा हाथ मारना है। ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम राजा का खजाना लूट कर रहेंगे। पिछली बार जो गलती हुई थी वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप चिंता मत करो मालिक, इस बार कोई गलती नहीं होगी। अगर हम पकड़े गए तो भी आपका नाम कहीं नहीं आने देंगे। हम अपनी जान दे देंगे। वो तो पिछली बार सैनिकों ने हमें देख लिया था, इसलिए हमें भागना पड़ा था। अरे पागल है क्या? पकड़े गए तो राजा कैसे भी करके सरदार तक पहुंच जाएगा, इसलिए बचने के दूसरे उपाय ढूंढने होंगे। हमें रूप बदलकर चोरी को अंजाम देना होगा, क्योंकि राजा के सैनिक पहले से सतर्क हो चुके हैं। दरअसल मुखिया और उसके 3 चोर अक्सर बड़े बड़े घरों में चोरियां करते थे। इन्हीं चोरों के कारण वीर को कारावास का दंड हुआ था। मंगल उनकी बातें ध्यान से सुनता है और सीधा राजा के महल पहुंचता है। महाराज, अगर आप मेरे मालिक वीर को फांसी देने का फैसला बदल लेते हैं तो मैं आपको सारे चोरों का पता बता दूंगा। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने खुद उन चोरों को जंगल में बात करते सुना है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि चोर कहाँ रहते हैं। तुम मुझे उनके पास लेकर चलो। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ध्यान रखना, तुम्हारे मालिक को और कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है महाराज, कल आप तैयार रहिएगा। हम लोग रात में उसी समय जंगल जाएंगे जहां सभी चोर इकट्ठा होते हैं। आप स्वयं अपनी आंखों से सच्चाई देख लीजिएगा। अगले दिन मंगल राजा को उस जगह ले गया जहां उसने पिछली बार चोरों को देखा था। लेकिन अजीब बात थी कि उस दिन वहां कोई चोर नहीं आया। तुम मुझसे झूठ बोलते हो। तुमने कहा था कि रात को यहीं चोर इकट्ठा होते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अब तुम्हारे मालिक को और कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। इस प्रकार मंगल की योजना पूरी तरह असफल हो गई। अब उसके पास वीर को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन सारे चोर यहीं थे। जरूर आसपास ही उनका ठिकाना होगा। लेकिन अब राजा मेरी बात नहीं सुनेंगे। मुझे सबसे पहले मालिक से मिलने पर ध्यान देना चाहिए। मंगल ने सबसे पहले वीर से मिलने की योजना बनाई। एक दिन मंगल लड़खड़ाते हुए वीर के घर के सामने गिर पड़ा। अरे, मेरे मालिक को क्या हो गया? कोई मुझे मेरे मालिक से मिलवा दे, नहीं तो इस जानवर की हत्या का दोष पूरे गांव को लगेगा। कोई मेरे मालिक को यहाँ बुला दे। अरे क्या रे गधे, तुझे नहीं पता कि वीर पर कितना गंभीर आरोप लगा है? उसने राजा के खजाने की चोरी की कोशिश की है। इस कारण राजा उसे फांसी देने वाले हैं। तू अपने मालिक को भूल जा। मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने घर पर रखूंगा। जब तक मैं अपने मालिक से एक बार नहीं मिल लेता, तब तक मैं कहीं नहीं जाता। सुन लो गांव वालों, अगर तुमने मुझे मेरे मालिक से नहीं मिलवाया तो मैं यहीं पर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा और मेरी हत्या का दोष तुम सब के ऊपर लगेगा। अरे ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ हो गया तो सारा गांव दोषी बन जाएगा। ऐसा मत करो, नहीं तो हमारे ऊपर भारी पाप लग जाएगा। अगर मेरे मालिक थोड़ी देर में यहाँ नहीं आए तो मैं सारे गांव वालों को श्राप दे दूंगा। तुम सब जल्दी जाओ और राजा को खबर दो कि वीर का गधा आज अपनी जान देकर रहेगा। अगर उसे उसके मालिक से नहीं मिलवाया गया तो इसके दोषी राजा भी होंगे। गांव वाले मंगल से बहुत डर गए और जल्दी से राजा के पास पहुंचे।
उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा ने सोचा कि थोड़े समय की बात है, एक बार बीर को मंगल से मिलवा देना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि एक बार बीर को मंगल से मिलवा देना चाहिए। जानवर को अपने मालिक से बहुत प्रेम होता है। सैनिकों, तुम सब बीर को लेकर जाओ और मंगल से मिलवाकर तुरंत वापस ले आना। 2 सैनिक बीर को लेकर मंगल के पास जाते हैं। मंगल को देखते ही बीर भावुक हो जाता है। दोनों सैनिक बाहर खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। तब जाकर मंगल और बीर को बात करने का समय मिलता है। अरे, मैं तो तुझे जंगल में छोड़ आया था, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? बता, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे क्या हुआ है? राजा ने तुझे आनन फानन मेरे पास भेजा। तुझे क्या हो गया? बता मुझे। मालिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था और मुझे इसके अलावा कोई और योजना नहीं सूझी। क्या हो गया मालिक? आपके ऊपर इतना भारी आरोप कैसे लग गया? बीर मंगल को पूरी बात बताता है। मैं सो रहा था, अचानक 2 लोग मेरे घर में घुस आए और उन्होंने घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात रख दिए और चले गए। लेकिन जब राजा के सैनिक आए तो उन्होंने सच्चाई की तलाश करने के बजाय मुझे ही पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन तू तो जानता है मंगल, मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। तुझे मुझ पर विश्वास तो है ना? हाँ मालिक, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कभी चोरी नहीं कर सकते और हमें मिलकर आपके ऊपर लगे कलंक को मिटाना होगा। मेरे पास एक योजना है, बताइए, आप मेरा साथ देंगे? मंगल ने बीर को अपनी योजना बताई। पहले बीर मंगल की बात मानने से मना करता है, लेकिन बाद में उसने मंगल पर विश्वास करके हाँ कर दी। कुछ दिन बाद जब फांसी देने से पहले बीर को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो राजा बोले, तुमने खजाने से चोरी की है, ये बात पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है। अब तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। बताओ, मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? यदि ऐसा साबित हो चुका है कि मैं चोर हूं तो ठीक है, मैं फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। राजा बीर की बातों से संतुष्ट दिखे। तभी अचानक बीर ने कुछ ऐसा किया जिससे राज दरबार में सभी हैरान रह गए। बीर ने राजा की तलवार उठाई और भागते हुए उसे मंत्री के पास रख दिया और वहां से आगे बढ़ गया। तभी सैनिकों ने बीर को घेर लिया। दुष्ट, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम राजा की तलवार को कहां ले जा रहे हो? तुम्हें इस प्रकार चोरी करना शोभा नहीं देता। महाराज, मुझे लगता है असली चोर मंत्री है, क्योंकि तलवार तो उनके पास पड़ी हुई है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर आप मुझे चोर कैसे कह रहे हो? किंतु हम सब ने तुम्हें तलवार उठाते और इसे मंत्री के पास रखते देखा है। इसका अर्थ यही हुआ कि चोरी करने की योजना तुम्हारी थी। तुम मंत्री जी को गलत आरोप में फंसा रहे हो। महाराज, ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ था जब मैं अपने घर में सो रहा था। अचानक 2 चोर मेरे घर में घुस आए और अपने आप को बचाने के लिए चोरी का सामान मेरे घर में रख दिया और वहां से चले गए। इन सैनिकों ने मुझे चोर घोषित कर दिया था। हाँ, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। आखिरकार तुमने अपना सच सिद्ध कर दिया और मेरे हाथों एक निर्दोष को दंड देने से बचा लिया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। राजा ने बीर को क्षमा कर दिया। बीर ने राजा को बताया कि दरअसल ये योजना किसी और की नहीं बल्कि मंगल की थी। तब राजा बहुत खुश हुए। महाराज, जब सबको लग रहा था कि मैंने चोरी की है, तब केवल मंगल ही था जिसने मेरा साथ दिया और आज मैं अपने आप को सच्चा साबित कर पाया हूँ। राजा बीर और मंगल को राज दरबार में रहने का आदेश देते हैं। वे बीर को राज दरबार में ऊंचा पद देते हैं और मंगल का भी बहुत सम्मान करते हैं। राजा मंगल से चोरों के गिरोह को पकड़वाने के लिए मदद मांगते हैं। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। तुमने अवश्य ही जंगल में चोरों को देखा होगा। अब उन्हें पकड़वाने में तुम हमारी सहायता करो, क्योंकि नगर में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर वे पकड़े नहीं गए तो किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। महाराज, जिस जगह पर मैंने चोरों को सभा करते देखा था, मुझे लगता है कि हमें वहां हर दिन सैनिक तैनात रखने चाहिए। वे अवश्य लौटकर उस जगह पर आएंगे। हाँ, तुम हमारे सबसे बहादुर सैनिक हो मंगल। हम तुम्हें जंगल में तैनात करते हैं। अब से चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजा की बात मानते हुए मंगल जंगल में रहने लगता है। आखिरकार एक दिन उसे चोरों का गिरोह नजर आता है। मंगल सबसे पहले जाकर उनसे बातचीत करता है। अरे, अब मुझे तो तुम सबको देखकर बहुत दुख होता है।
थोड़ी सी चोरी करते हो और फिर भागकर इधर उधर छुपना पड़ता है। बेचारे लोग हो तुम। काश मैं भी तुम्हारी तरह इंसान होता, फिर देखता मैं कितना धनवान होता। अरे तुम ज्यादा बोल रहे हो गधे। हम छुपे नहीं, यहाँ पास में हमारा घर है। और वैसे भी तुम क्या जानो, हमने बहुत बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। तुम्हें क्या पता, ये सब बुद्धि का काम है, और गधे तो वैसे भी मूर्ख होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो तुम्हें यहाँ उपाय बताने आया था, जिसके बाद तुम्हें कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। पर यदि तुम्हें गधे मूर्ख लगते हैं तो ठीक है, फिर मैं अपना विचार किसी और को बताऊंगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, रोको उसे। मुझे लगता है अवश्य ही उसके पास किसी खजाने का पता है, हमें उसे रोककर बात करनी चाहिए। उसने हमसे कहा था कि अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हमें कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। चलो हम उसके पास चलते हैं। वे तीनों मंगल को रोक लेते हैं और उससे प्यार से बात करने लगते हैं। अरे बताओ ना भैया, तुम्हारे पास क्या तरकीब है जिसके बाद हमें फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी? हमारा मकसद तुम्हारा अपमान करना बिल्कुल नहीं था, हम तो तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। नहीं, मुझे अब किसी से दोस्ती नहीं करनी। मैं तो मूर्ख हूँ, तुम सब जो करना है करो, मेरे पीछे मत आओ। आखिरकार वे तीनों मंगल की मनुहार करते हैं और मंगल उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खजाने का रहस्य बताता हूँ। इसके बाद तुम्हें जीवन में कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, तुम मेरी बात मानो। मंगल चोरों और उनके मुखिया को एक योजना बताता है। सभी उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। लीजिए महाराज, आपके चोर मुझे खुद अपने कंधे पर बिठाकर आपके पास लाए हैं। अब आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, क्योंकि यही चोर हैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो हमसे कहा था कि तुम राजा के प्रिय हो, और अगर हम तुम्हें इस प्रकार महल में लाएंगे तो राजा खुश होकर हमें इनाम देंगे। तुमने ये भी कहा था कि राजा के सिंहासन में हीरे जवाहरात लगे हैं, अगर हम उन्हें चुरा लें तो हमें जीवन भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो क्या तुम्हारी सारी बातें झूठ थी? हाँ, तुमने गधे को मूर्ख कहा था, और देखो गधे ने तुम्हें मूर्ख बनाया। मैंने तो बस तुम्हें राजा के सामने प्रस्तुत करने के लिए लालच दिया। दरअसल महाराज, मैंने उनसे कहा था कि आपका सिंहासन हीरे से जड़ा है, और जब चाहे वे उसे चुराकर यहाँ से भाग सकते हैं। सचमुच मंगल, तुम्हारा जवाब नहीं, तुमने इतनी आसानी से इस गिरोह को पकड़वा दिया। तुम्हारी बुद्धि असीम है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार राजा मंगल की तारीफ करते हैं। दरबार के सभी लोग मंगल की बुद्धिमत्ता के कायल हो जाते हैं। उन चोरों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। सूरजपुर गांव में मंगल अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। मंगल का स्वभाव इतना भोला भाला था कि वो हर किसी की बातों में आसानी से आ जाता था। लोग उसे मूर्ख कहते, पर उसका दिल सोने जैसा था। दूसरी ओर सावित्री थी तेज तर्रार और चतुर। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा 7 गांवों तक थी। वो हर मुश्किल का हल पल भर में निकाल लेती थी। एक दिन की बात है, मंगल अपने खेतों में हल जोत रहा था। पसीने से तरबतर वो मेहनत में डूबा था। तभी वहां गांव का शातिर और चालाक रमेश आ पहुंचा। रमेश ने मंगल को मेहनत करते देखा और मन ही मन सोचा, अरे ये मंगल तो बड़ा सीधा साधा है, इसका फायदा उठाकर मैं अपने खेत को भी जुतवा लूं। ये मना तो करेगा नहीं और काम मुफ्त में हो जाएगा। रमेश ने मंगल के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, अरे मंगल भाई नमस्ते, क्या कर रहे हो भाई? मंगल ने हल चलाते हुए जवाब दिया, बस रमेश भाई, खेत जोत रहा हूँ। और आप कहाँ से? रमेश ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, वाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। सुनो, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, खांसी जुकाम ने परेशान कर रखा है। क्या तुम मेरे खेत को भी जोत दोगे? बड़ी मेहरबानी होगी। मंगल ने बिना एक पल सोचे तुरंत हामी भर दी। अरे रमेश भाई, इसमें मेहरबानी की क्या बात, मैं अभी जोत देता हूँ। ये कहकर मंगल अपने खेत को छोड़कर रमेश के खेत की ओर चल पड़ा और जोर शोर से हल चलाने लगा। शाम ढलते ढलते जब सावित्री खेतों पर पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि मंगल अपना खेत छोड़कर रमेश का खेत जोत रहा था। उसने गुस्से में पूछा, अरे ये क्या तमाशा है, तुम अपना खेत छोड़कर दूसरों का खेत क्यों जोत रहे हो? रमेश जो पास ही खड़ा तमाशा देख रहा था, सावित्री को देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, अरे भागी, बात यह है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, खांसी ने हाल बुरा कर दिया तो मंगल भाई ने मदद की। सावित्री ने तीखी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, तबीयत खराब थी तो कल मेरे पति से तुम्हारा खेत जुतवाने की क्या जरूरत थी?
और अगर तबीयत खराब थी तो अब यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? मुझे सब पता है, तुम बस मेरे पति की सादगी का फायदा उठा रहे हो। रमेश ने हंसते हुए बात संभालने की कोशिश की। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल भाई तो बड़े दिल वाले हैं। हाँ, बड़े दिल वाले। कल अगर कोई कह दे कि अपनी जमीन उसके नाम कर दो तो क्या तुम वो भी कर दोगे? रमेश हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं भाभी, आप तो मजाक समझ रही हैं। सावित्री ने मंगल को डांटते हुए कहा, चलो घर चलो और आगे से ऐसी मूर्खता मत करना। मंगल ने हल वहीं छोड़ दिया और सावित्री के साथ घर लौट गया। घर पहुंचकर सावित्री ने मंगल को समझाया, कितनी बार कहा है दूसरों की बातों में मत आया करो, लोग तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मंगल ने मासूमियत से कहा, अरे सावित्री, बेचारा रमेश खांस रहा था, मैंने सोचा मदद कर दूं। सावित्री ने गुस्से में कहा, खांस रहा था? वो हट्टा कट्टा है, आलसी है, बस तुम्हें बेवकूफ बनाया। आगे से ऐसा करते पकड़े गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंगल, जो अपनी पत्नी से डरता था, ने चुपचाप सिल हिला दिया। समय बीतता गया। उधर सूरजपुर के पास घने जंगल में एक साधु गहरी तपस्या में लीन था। उसका तेज ऐसा था मानो सूरज की किरणें उसके चेहरे से निकल रही हों। ऐसा लगता था कि वो वर्षों से तप में डूबा हो। मंगल अपने खेतों में फसलों की देखभाल कर रहा था। इस बार उसकी फसल इतनी शानदार थी कि वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बस कुछ दिन और फसल पक जाएगी, फिर बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाऊंगा, ये कहकर वो खेतों में पानी देने लगा। इसी गांव में एक लालची सेठ रहता था जिसका नाम था हरिया सेठ। हरिया सेठ का लालच इतना था कि वो दिन रात बस धन के बारे में सोचता था। वो हमेशा यही सपना देखता, काश मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मैं गिनते गिनते थक जाऊं और आराम से जिंदगी बिताऊं। एक दिन उसे किसी काम से शहर जाना पड़ा। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। तभी उसकी नजर उस तपस्वी साधु पर पड़ी। साधु को देखकर वो हैरान हुआ और सोचा, ये तो कोई महान साधु लगता है, इनके चेहरे का तेज देखो। सुना है ऐसे साधुओं को खजानों का पता होता है, अगर इनसे बात हो जाए तो मैं रातों रात माला माल हो जाऊंगा। हरिया सेठ साधु के पास गया और देखा कि वो गहरी तपस्या में डूबा था। उसने सोचा, इनका तब भंग किए बिना बात कैसे होगी। वो घंटों इंतजार करता रहा लेकिन साधु नहीं जागा। हरिया ने सोचा, शहर जाकर लौटता हूँ, शायद तब तक साधु जाग जाए। अगले दिन जब वो लौटा तो साधु अभी भी तप में लीन था। हरिया परेशान हो गया और बोला, अरे ये तो जागने का नाम ही नहीं ले रहा, अब क्या करूं? मेरे बाप दादा कहते थे कि साधुओं के पास जादुई शक्तियां और खजानों की जानकारी होती है, बस किसी तरह इसकी तपस्या भंग करनी होगी। इधर सावित्री बाजार जा रही थी क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया था। रास्ते में उसे उसकी सहेली राधिका मिली। राधिका ने पूछा, अरे सावित्री, थैला लेकर कहाँ जा रही हो? सावित्री ने जवाब दिया, बाजार राशन लेने, घर में कुछ बचा नहीं। राधिका ने हंसते हुए कहा, तुम मंगल से क्यों नहीं कह दिया, वो ले आता। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, अरे मंगल से तो मैं परेशान हूं, तुम्हें तो पता है उनकी बुद्धि थोड़ी कम है। राधिका ने ठहाका लगाया, हाँ सावित्री, सच कहा, पर तुम तो बड़ी चतुर हो, भगवान ने तुम्हारी जोड़ी बड़ी अनोखी बनाई। सावित्री ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, भले ही मंगल मूर्ख हैं, पर मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये कहकर वो बाजार चली गई। बाजार में सावित्री ने सब्जी वाले से पूछा, भैया गोभी कितने की है? सब्जी वाला बोला, भाभी 50 रुपए किलो लाजवाब गोभी है, ले जाओ। सावित्री ने तंज कसते हुए कहा, 50 रुपए? अरे मैं भी खेती करती हूँ, 10 रुपए में लाते हो और 50 रुपए में बेचते हो, 20 रुपए लगाओ। सब्जी वाला हड़बड़ाया, अरे भाभी 20 रुपए तो बहुत कम है। सावित्री ने हंसते हुए कहा, मुझे सब पता है, चिल्लाऊंगी तो तुम्हारे ग्राहक भाग जाएंगे। सब्जी वाला हार मान गया और 20 रुपए में गोभी दे दी। सावित्री ने बाकी सामान लिया और घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने देखा कि मंगल परसों का बासी खाना खा रहा था। सावित्री ने गुस्से में कहा, अरे ये क्या खा रहे हो, ये तो गाय को डालने वाला था। मंगल ने मासूमियत से कहा, मुझे लगा मेरी नाक में गड़बड़ है, तभी खाना खराब लग रहा है।
सावित्री ने सिर पीट लिया। हे भगवान, कब अकल आएगी तुम में? रुको, मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ। ये कहकर वो रसोई में चली गई। हरिया सेठ रोज जंगल जाकर साधु को देखता, लेकिन साधु तप में डूबा रहता। वो परेशान हो गया और सोचने लगा, इसकी तपस्या भंग करनी ही पड़ेगी, वरना खजाना कैसे मिलेगा। वो गांव में घूमने निकला और उसकी नजर मंगल पर पड़ी, जो अपने खेत में फसल काट रहा था। हरिया ने सोचा, हाँ, यही है वो मूर्ख जो मेरा काम कर देगा। हरिया मंगल के पास गया और बोला, अरे मंगल, राम राम, क्या कर रहे हो? मंगल ने खुशी से कहा, राम राम सेठ जी, बस फसल काट रहा हूँ। आप हमारे खेत में कैसे? हरिया ने चालाकी से कहा, बस घूमने निकला था। मंगल, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, शाम को मेरे घर आ सकते हो? मंगल ने हैरानी से पूछा, घर पर क्यों, यही बता दीजिए। हरिया ने हंसते हुए कहा, अरे घर पर आराम से चाय पिएंगे, विस्तार से बात करेंगे। और हाँ, सावित्री को मत बताना। मंगल को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो मान गया। शाम को मंगल हरिया सेठ के घर पहुंचा। हरिया ने पूछा, किसी को बताया तो नहीं कि तुम मेरे पास आए हो? मंगल बोला, नहीं सेठ जी, किसी को नहीं बताया। अब बताइए, काम क्या है? हरिया ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, सुनो मंगल, जंगल में एक महान साधु तपस्या कर रहा है, तुम्हें बस उसे जगाना है। अगर तुमने उसे जगा दिया तो वो तुम्हें खजाने का रहस्य बताएगा। फिर तुम्हें खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम की जिंदगी होगी। मंगल की आंखें चमक उठी। वो बोला, खजाना? सच में? ठीक है सेठ जी, मैं कल सुबह जाता हूँ। हरिया ने हिदायत दी, हाँ, लेकिन किसी को बताना मत, वरना साधु नहीं जागेगा और खजाना भी नहीं मिलेगा। मंगल ने उत्साह में सिर हिलाया और घर लौट गया। मंगल इतना खुश था कि सावित्री को उसका व्यवहार अजीब लगा। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों हो? मंगल ने हंसते हुए कहा, बस सावित्री, हम जल्दी अमीर होने वाले हैं। सावित्री ने हैरानी से पूछा, अमीर कैसे? मंगल ने टालते हुए कहा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। सावित्री ने बहुत जोर दिया, लेकिन मंगल नहीं माना। सावित्री ने मन ही मन सोचा, लगता है कोई इसकी सादगी का फायदा उठा रहा है, मुझे पता लगाना होगा। अगली सुबह मंगल बिना बताए जंगल की ओर निकल गया। सावित्री ने जब देखा कि वो घर पर नहीं है तो परेशान हो गई। वो खेतों पर गई, लेकिन वहां भी मंगल नहीं था। उसने गांव में पूछताछ की तो रमेश ने बताया, मंगल तो जंगल की ओर गया, बोला कोई जरूरी काम है। सावित्री का दिल धक से रह गया। वो तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जंगल में मंगल साधु के पास पहुंचा। साधु गहरी तपस्या में था। मंगल ने सोचा, इसे कैसे जगाऊं? उसने पहले आवाज दी, साधु महाराज जागिए, मुझसे बात करनी है। लेकिन साधु नहीं जागा। मंगल ने इधर उधर देखा, फिर पास की नदी से पानी लाया और साधु के ऊपर डाल दिया। पानी पड़ते ही साधु की तपस्या टूट गई। वो गुस्से से चिल्लाया, किसकी हिम्मत हुई मेरी तपस्या भंग करने की? ये पाप किसने किया? मंगल ने मासूमियत से कहा, साधु महाराज, मैंने आपको जगाया। सेठ जी ने कहा था कि आप मुझे खजाने का रहस्य बताएंगे। तभी सावित्री वहां पहुंच गई। साधु को क्रोध में देखकर वो समझ गई कि मंगल ने बड़ा अनर्थ कर दिया है। उसने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पति को माफ कर दीजिए, उसने अनजाने में ये किया। साधु गर्जना करते हुए बोला, अनजाने में? इसने मेरी 10 साल की तपस्या बर्बाद कर दी, इसे श्राप दूंगा। सावित्री ने विनती की, महाराज, इसके पीछे कोई और है, मैं आपको असली दोषी तक पहुंचाऊंगी, बस कल सुबह तक का समय दीजिए। साधु ने गुस्से में कहा, ठीक है, कल सुबह तक असली दोषी को मेरे सामने लाओ, वरना मैं तुम्हारे पति को श्राप दूंगा। सावित्री और मंगल घर लौटे। सावित्री ने मंगल को डांटा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आज तुम्हें श्राप मिल जाता। मंगल ने मासूमियत से कहा, सेठ जी ने मना किया था, मुझे लगा साधु खुश होकर खजाना देंगे। सावित्री ने सिर पीट लिया, खजाना? तपस्या भंग करने वाला साधु क्रोधित होता है, खजाना नहीं देता।
अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना साधु का श्राप पक्का है। मंगल ने डरते हुए कहा, हाँ सावित्री, जो तुम कहोगी वही करूंगा। सावित्री ने मंगल को एक योजना बताई। मंगल हरिया सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैंने साधु को जगा दिया, उन्होंने मुझे खजाने का रहस्य बता दिया, अब मैं खजाना लेने जा रहा हूँ। हरिया हैरान हो गया, क्या खजाना? मुझे बताओ कहाँ है? मंगल ने चालाकी से कहा, नहीं सेठ जी, साधु ने मुझे बताया, मैं ही लाऊंगा। आप चाहे तो साधु से मिल लो, वो बहुत खुश थे, बोले कि उनकी तपस्या पूरी हो गई है। हरिया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन लालच ने उसे अंधा कर दिया। वो बोला, ठीक है, मैं खुद साधु से मिलता हूँ। हरिया साधु के पास पहुंचा और मंगल व सावित्री चुपके से पीछे पीछे गए। हरिया ने गुस्से में साधु से कहा, महाराज, आपने उस मूर्ख मंगल को खजाने का रहस्य क्यों बताया? उसे मैंने भेजा था। साधु को सारी बात समझ आ गई। वो गर्जना करते हुए बोला, तो तू है वो लालची जिसने मेरी तपस्या भंग करवाई? मैं तुझी की तलाश में था। हरिया घबरा गया, महाराज, मैंने तो बस मंगल को भेजा था, उसने खजाना बताया ये कहा। साधु ने गुस्से में कहा, मूर्ख तू है, मैंने किसी को खजाना नहीं बताया, तूने लालच में मेरी तपस्या बर्बाद की। तभी सावित्री और मंगल वहां पहुंचे। सावित्री ने साधु से कहा, महाराज, यही असली दोषी है, मेरे पति को इसने